हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम लोग मिलते हैं अपने चैनल शेखर मैथ्स वाला में। इस बार क्लास 10th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से आप लोगों को तैयार कराया जा रहा है, तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का मौसा निकालना है, यूक्लिड विभाजन द्वारा मौसा निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि बड़ी संख्या है कौन। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 225 है, यानी 225 बड़ा है 135 से। तो यहाँ पर मैं मान लूँ कि ए जो मेरा बनेगा वो 225 बनेगा, बी जो मेरा बनेगा 135 बनेगा। यूक्लिड विभाजन जो है वो फार्मूला यूक्लिड साहब ने क्या दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर। ये फॉर्मूला है, यूक्लिड साहब ने दिया फॉर्मूला। अच्छा, ये 225 और 135 यहाँ पर मैं विभाजन विधि द्वारा मौसा पहले निकाल लेता हूँ। ये हो गया मेरा 135, ये हो गया मेरा 90। यहाँ पर अगर मैं घेरूँ तो ये हो गया 135, ये हो गया मेरा 90, ये हो गया 5, 13 में से 9 हो गया 4, इसको मैं घेरूँ तो ये हो गया 90, 45 दूना 90। अच्छा, ये मेरा रफ हो गया। सबसे पहले यहाँ पर ए 225, ए बराबर बी क्यू जो आर जो है ये मेरा शो करता है कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि 225 में जो हम भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर भाजक मेरा कितना है 135। भाजक का क्या कि जिससे मैं भाग दूं, तो जिससे भाग देता हूं 135 से भाग दे रहा हूं, तो भाजक गुने भागफल, भागफल यहाँ भागफल आया मेरा 1 जोड़ शेष फर्स्ट केस में आया मेरा 90। अच्छा, 225 यहाँ पर फिर सेकेंड टर्म में 135 में मैं भाग दे रहा हूँ, किससे 90 से। ये हो गया मेरा 1 और शेष गिरा 45, शेष गिरा 45। अच्छा, सेकेंड टर्म में फिर 90 में भाग दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा 45 गुने 2 प्लस 0। देखता हूँ कि शेष मेरा शून्य प्राप्त होता है, तो उस चीज़ को मेरे को लिखना होगा कि चूंकि शेष शून्य प्राप्त होता है, शेष शून्य प्राप्त होता है, इसलिए मौसा मेरा कितना हो गया, मौसा मेरा हो गया 45। ये जो भाजक होगा लास्ट में जो भाजक होता है वही मेरा मौसा होता है, अर्थात मौसा मेरा हो गया 45। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। दू बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ पर लॉजिक है भाई, यहाँ पर लॉजिक है। अधिकतम संख्या का क्या मतलब, अधिकतम संख्या के मतलब है मसा, डायरेक्ट। छोटी संख्या बोले लसा, अधिकतम संख्या बोले मसा, महत्तम संख्या बोले फिर भी मसा। महत्तम मतलब बड़ी, जब भी बड़ी की बात हो, अधिकतम की बात हो, हमको मसा फाइंड करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा मसा, क्योंकि अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो मसा किसका, तो इस 616 और 32 का गुणनखंड निकालूंगा और इसमें कॉमन जो निकलेगा वही मेरा मौसा होगा। सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 616 का गुणनखंड बराबर क्या होगा, 616 का अगर मैं गुणनखंड तोड़ूं तो ये हो गया 308, ये हो गया 154, ये हो गया 2 सत्ते 14, 1 और 1 पर 7 2 सत्ते 14 है ना, ये हो गया 7 11, 2 4 2 8 7 8 56। अच्छा हाँ 616। अच्छा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 गुने 7 गुने 11, 2 दूना 4 दूना 8 7 56 में 11 से गुना करके आप देख लीजिए क्या 6 5 11 5 1 6 616 पूर्ण रहा है कि नहीं। अच्छा, 32 को अगर मैं तोड़ूं, 32 का जो गुणनखंड निकालेंगे तो 32 का गुणनखंड कैसे निकलेगा,
32 को मैं अगर लिखूँ तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अच्छा, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, कैसे कि 2 कितना बार है, 3 बार, 7 कितना बार है, 1 बार, 11 कितना बार है, 1 बार। इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता था कि 2 कै बार है, 1 2 3 4 5। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर जो हमको मौसा निकालना है तो क्या लिखूंगा, इसीलिए तो मौसा नहीं लिखना है, अधिकतम संख्या में लिखना है, मौसा थोड़ी लिखना है। यहाँ भाषा में बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, मतलब हम समझ रहे हैं सेंस मेरा है मौसा, लिखना तो है अधिकतम संख्या। क्या लिखूंगा, इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, सबसे पहले यहाँ पर देखता हूँ कि 2 3 बार, 2 5 बार, तो इसका मतलब कि इसमें 2 3 बार है, तो 2 हो गया 3 बार। 2 7 इसमें है, इसमें नहीं है, काम खत्म। 11 इसमें नहीं है, काम खत्म। तो जो मैच करता है वही मेरा पद निकल कर आता है। तो सिर्फ 2 के पावर 3 जो है सो मैच किया, बाकी कुछ मैच नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर 2 3 बार होने का क्या मतलब है कि 2 गुने 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना, यानी स्तंभ की अधिकतम संख्या कितना होगा, 8। ये रहा मेरा आंसर। आइए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखता हूँ कि तीसरा मेरा क्या है। 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या, तो 140 कहने का मतलब है कि 140 कौन कौन सी संख्या से कट रहा है। सबसे पहले 70 दूना 140, ये हो जाएगा 35 दूना 170, ये हो गया 5 7 135। क्या, सबसे पहले 2 से कटा, 2 दूनी 4 से कटा, 4 पंचे 20 से कटा, 20 7 140 से कटा, 7 से अकेला कटा, 5 से कटा, 4 से कटा, 2 दूनी 4 से कटा, 4 पंचे 20 से कटा, 20 7 140 से कटा। क्या, अब यहाँ पर जो है इसको जैसे है गुणनखंड के रूप में उसी ढंग से इसको लिख देना है। तो कैसे लिखूंगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना, 2 गुने 5 गुने 7। बस ऐसे ये लिख कर इसको छोड़ देना। ये रहा है आंसर। हलवा खाने जैसा क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है 12 15 21 का मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। मैं प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको 16 20 600 पूछे कि 600 का 16 20 600 का मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले तो आप छोड़ के चले आइएगा। क्या समझे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो 12 का जो गुणनखंड निकालेंगे, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 का गुणनखंड होता है 2 दूना 4 तिहाई 12। 15 का गुणनखंड क्या होगा, 15 का जो गुणनखंड है वो हो जाएगा 3 गुने 5। 21 का जो गुणनखंड है वो क्या बनेगा, 21 का गुणनखंड बनेगा 3 गुने 7। अब जरा सोच के देखिए कि मसा हमको निकालना है। मसा बराबर मसा क्या होगा, इसमें भी 2, इसमें 2 नहीं, 2 की कहानी खत्म। अब दूसरा 2 से तो कोई मतलब है नहीं, जब 2 1 2 नहीं मिला तो दूसरा 2 कहाँ से मिलेगा। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, इसमें 5 है, आगे वाला टर्म में 5 नहीं है, इसमें 7 है, आगे वाला टर्म में 7 नहीं है। ये रहा मेरा आंसर। आइए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है। व्याख्या करना है कि संख्या जो दिया गया है सो और ये जो दिया गया है सो भाज्य संख्या क्यों है। ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है सो बोल रहा है। अच्छा, भाज्य संख्या का डिफिनीशन होता है कि जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावे दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये संख्या एक और संख्या जो है उस संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या से कटनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। अच्छा, तो केस फर्स्ट लेके आता हूं। फर्स्ट केस क्या है, यानी प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति में जो संख्या हमको दिए हुआ है वो दिए हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक, अच्छा, इस दोनों संख्या में, ये सारे संख्या में ऐसा कौन संख्या है जो रिपीट हुआ है, 13 रिपीट हुआ है। तो 13 को अगर मैं निकाल लूँ, 13 को मैं कॉमन लेता हूँ तो 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 ये होता है मेरा संख्या। अच्छा, ये संख्या मेरा होता है कितना, तो ये हो गया 13 गुने 11 7 77 1 77 1 78।
यानी ये संख्या मेरा कितना होता है, तो 13 गुने 78, 13 गुने 78, ये हो गया 1014, यानी संख्या मेरा होता है 1014। अब 1014 जो मेरा टोटल संख्या होता है, कहने का तात्पर्य है कि जो मैंने कॉमन निकाला इसमें से 13, अर्थात 1014 में अगर 13 से मैं भाग लगाऊं तो 1014 मेरा 13 से विभाजित होगा। तो हम देखते हैं कि ये संख्या 1014 एक से तो कटेगा ही, 1014 से तो कटेगा ही, और एक संख्या जो मेरा निकल के आया है 13, इस संख्या से भी कटेगा। और जानने के लिए 13 और 78 का गुणा में किया है तो 1014 जो हुआ है, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर मैं 78 से भी भाग लगाऊं तो 214 कटेगा, लेकिन भाग संख्या होने के लिए 3 ही संख्या काफी है। कौन कौन संख्या, एगो तो 1 से कट गया, दूसरा उस स्वयं संख्या से कट गया, तीसरा कोनो संख्या से वो कट गया तो समझिए कि वो भाज्य संख्या हो गया। तो सिर्फ इस 13 से कट गया तो मैं समझ रहा हूं कि ये संख्या मेरा भाज्य संख्या है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा कि चूंकि 1014 का एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड 13 है, 1014 का एक अभाज्य गुणनखंड 13 है, इसीलिए जो मेरा संख्या दिया है सो लिखना है। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अच्छा, केस सेकेंड क्या है, सेकेंड केस में इसी को मैं केस सेकेंड बनाता हूं और इसको मिटा देता हूं। केस सेकेंड है मेरा कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसमें देखता हूं कि 5 मेरा डबल रिपीट है, 5 को मैं कॉमन लेता हूं तो 7 गुने 6 गुने 1, ये हो गया गुने 4, ये हो गया गुना 3, 2 गुना 1 प्लस हो गया 1। अच्छा, ये संख्या मेरा कितना हो रहा है, 5 गुने 7 छक 42, या ऐसे 3 दूना 6 चक 24, और ये 42 में 24 अगर मैं गुना कर लूँ तो ये हो गया 24 दूना 48, ये हो गया 24 चौका 96, 24 दूना 48, ये हो गया 24 चौका 96, ये हो गया 8, ये हो गया 6 4 10, ये हो गया 9 1 10, और इसमें एक जोड़ू तो 1009, 1009, और 1009 में 5 से गुना कर दूँ तो ये हो गया 5045। अब कहने का मतलब है ये सारे संख्या का अगर गुना करके मैं उसमें 5 जोड़ देता फिर भी होता 5045, या 5 कॉमन ले लेता हूँ फिर भी हो रहा है मेरा 5045। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि 5045 तो 1 से कटा, दूसरी बात जो है सो 5045 से कटा, और तीसरा जो मेरा संख्या है वो 5 से कट गया। इसका मतलब ये भी भाज्य संख्या है, तो उसी चीज को लिख देना है कि चूंकि 5045 का अभाज्य गुणनखंड का 5045 का एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, मतलब 5 से भी 5045 कट रहा है, इसीलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर।